ADPKD, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। और हम बात किसकी कर रहे हैं, तो आपके स्क्रीन के सामने है। हम बात कर रहे हैं इन किडनियों की जिसमें सिस्ट आ गए हैं और इस वजह से इनके साइज़ बढ़ गए हैं और ये आगे चल के फेल होनी है। ये देखिए, ये किडनी ऐसे शेप में आ गए हैं और इसके पीछे कारण क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें मल्टीपल सिस्ट हैं और वेरिएबल साइज़ के हैं और दोनों किडनियों में हैं, और इस वजह से पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर होता है वो तो ख़राब ही हो गया है दोनों किडनियों का। और एक एज के साथ साथ ये किडनियाँ फेल कर जाती हैं और फाइनली हमें उस मरीज़ का या तो डायलिसिस पे रखना पड़ता है या किडनी बदलनी पड़ती है। अब ये क्यों हो जाता है कुछ लोगों में, ये मैं आपको बताऊंगा इस फैक्ट को बताने के बाद कि ये चौथा मोस्ट कॉमन कॉज है एंड स्टेज किडनी डिजीज़ का। जो ऊपर के तीन हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके बाद ADPKD है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इसकी होने की वजह क्या है, क्रोमोसोम 16 पे एक जीन होता है PKD1 जीन। उस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो जो नॉर्मल पॉलीसिस्टीन नाम की प्रोटीन बनती है जो कि रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल ग्रोथ को रेगुलेट करती है, वो रेगुलेशन चला जाता है और इस वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू करते हैं, सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये करीब करीब 30 के एज के बाद ये सिस्ट दिखना शुरू हो जाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी पे। मोस्ट पेशेंट में तो ये होता है 85% में। 15% में क्रोमोसोम 16 के बजाय क्रोमोसोम 4 पे चेंजेस आता है, वहाँ पे PKD2 जीन होता है और उसमें दिक्कत आती है और उसके बाद ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसका इनहेरिटेंस भी होता है, लेकिन 10% केसेस स्पोरेडिकली भी होते हैं, लेकिन मोस्टली इनहेरिटेड होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न में। और इस वजह से आप देखोगे कि फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। पता चला फादर की किडनी ख़राब थी और उसके बाद सन की हुई या डॉटर की हुई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की वजह से। तो ये इसके पीछे का हल्का सा ब्रीफली रीज़न था। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, देखिए डायग्नोसिस तभी हम करेंगे जब मरीज़ आएगा, और मरीज़ यूजुअली काफ़ी लेट से आता है। क्यों? जब उसकी किडनी फेल होना शुरू करती है तब आता है। लेकिन इंसिडेंटली भी हम देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड मरीज़ का किया जा रहा है किसी और पर्पज़ के लिए, और उसमें किडनियों में आप देख रहे हैं सिस्ट दिख रहे हैं और ये वेरिएबल साइज़ के सिस्ट दिख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी। और क्राइटेरिया भी है डायग्नोसिस का अल्ट्रासाउंड पे। अगर 15 साल का या उससे बड़ा आदमी है तो 3 या उससे ज़्यादा अगर सिस्ट हो, एक भी किडनी में हो, तो हम कहते हैं कि इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। क्योंकि बिनाइन जो सिस्ट किडनी में बनते हैं वो ओल्डर एज में बनते हैं। इतने यंग एज में 15 to 40 ईयर में सिस्ट 3 से ज़्यादा मिल गए तो हम कहेंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। 40 to 60 ईयर में 2 या 2 से ज़्यादा बायलेटरली मिले, या 60 के ऊपर 4 या 4 से ज़्यादा बायलेटरली मिले, तो हम कहते हैं कि हाँ ये किडनी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर फादर को डायग्नोज हो गया कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो उसके सन या डॉटर अगर वो चाहता है कि वो रिस्क पूछना चाहे कि क्या मैं भी इससे सफ़र कर सकता हूँ, तो
उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करके आप पता कर सकते हैं कि उसमें म्यूटेशन आया है कि नहीं आया है। और अगर आया है तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि उसकी किडनी में सिस्ट बनना स्टार्ट हुए हैं कि नहीं। हालांकि इससे कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ ये बात है कि उसको बीमारी पहले पता चल जाएगी। सीटी स्कैन में अगर देखें तो सीटी स्कैन में हमें इस तरह से दिखाई देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों किडनियों में एक एटेन्यूएटेड स्पॉट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ये किडनी के सिस्ट हैं और ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। अब क्लिनिकल फीचर में बात करें तो ये बर्थ से ही नहीं आते हैं सिस्ट, ये सिस्ट धीरे धीरे डेवलप होते हैं एडल्टहुड शुरू होने के बाद, और इनकी साइज़ और नंबर बढ़ने लगते हैं और पेशेंट को पता नहीं चलता है। पेशेंट को तभी पता चलना स्टार्ट होता है जब उसकी सिस्ट की साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, और जब सिस्ट बड़ी हो जाती है तो एक ड्रैगिंग सेंसेशन जैसा होता है, या फिर वहाँ पे पेन होगा, या फिर उसमें स्टोन बन जाएगा, या फिर वो रप्चर हो जाएगा उसकी वजह से पेन होगा, या फिर किडनी फेलियर में डायरेक्ट जाने लगेगा। तब पता चलेगा कि इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ था। सिम्टम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन। लगभग सभी मरीज़ों को हाइपरटेंशन हो जाता है क्योंकि रीनल आर्किटेक्चर ख़राब होता है, तो जो रास सिस्टम है वो डिसरेगुलेटेड हो जाता है और इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। सिस्ट अगर रप्चर किया तो बहुत ही तेज़ पेन होगा, एक इमरजेंसी बन जाएगी। सिस्ट में इन्फेक्शन हुआ तो फीवर भी हो जाएगा। सिस्ट में स्टोन बना तो फिर से बैक पेन, हेमेचूरिया। और CKD जैसा मैंने बताया कि बाय द एज ऑफ 70 लगभग 50% केस को CKD हो ही जाता है, वो भी एंड स्टेज वाला। 80% केसेस में किडनी के अलावा हेपेटिक सिस्ट भी दिखते हैं, यानी कि ये डिजीज़ सिर्फ किडनी को ही अफेक्ट नहीं करती है, ये बात जान लीजिए। 80% मतलब ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट में एक तरह से मान लीजिए कि लीवर सिस्ट भी दिखाई देंगे अगर अल्ट्रासाउंड प्रोब को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो, हालांकि उसका कुछ करना नहीं रहता है। 10% केसेस में सेरेब्रल एन्यूरिज्म भी होता है, और ये खतरनाक बात है क्योंकि अगर इस सेरेब्रल एन्यूरिज्म की वजह से स्ट्रोक हुआ तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाएगा। इसके अलावा इंग्वाइनल हर्निया और अम्बिलिकल हर्निया हो जाएगा। माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स भी देख सकता है। और तो अगर सेरेब्रल एन्यूरिज्म पे मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर फैमिली में हिस्ट्री रही हो सेरेब्रल एन्यूरिज्म की तो हमें, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज डायग्नोज्ड है, तो इस मरीज़ का एटलीस्ट MR एंजियोग्राफी कराना बहुत ही ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि सेरेब्रल एंजियोग्राफी है कि नहीं, उसके अंदर एन्यूरिज्म है कि नहीं। अगर वो एन्यूरिज्म मिलता है तो हम स्ट्रोक होने से पहले उस एन्यूरिज्म का इलाज करके उसको हटा सकते हैं। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें, तो एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो जान लीजिए ये कि डिजीज़ प्रोग्रेशन के लिए कोई दवाई नहीं है कि डिजीज़ प्रोग्रेशन को रोक दे। दवाई क्या चीज़ की है, अगर हाइपरटेंशन होता है जो कि होना ही होना है तो हाइपरटेंशन का इलाज करना है। अगर एंड स्टेज किडनी डिजीज़ डेवलप होता है तो फिर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या रीनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन सिस्ट के अंदर आता है जैसे रप्चर हो गया, स्टोन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो फिर उसका अकॉर्डिंगली सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अगर फैमिली हिस्ट्री, जैसा मैंने बताया था कि फैमिली हिस्ट्री है तो जेनेटिक टेस्ट करेंगे और USG करेंगे, ये दोनों से पता लगाएंगे कि इसको भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है कि नहीं है। अब बात आता है कि टोल्वेप्टन क्या करेगा।
टोल्वेप्टन ESKD को डेवलप होने में डिले कर सकता है 6 to 9 ईयर्स तक। एंड स्टेज किडनी डिजीज़ 6 से 9 साल तक के लिए ये टाल सकता है। लेकिन ये कोई FDA अप्रूव्ड दवाई नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कई साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, और इस वजह से इसको देना सेफ भी नहीं माना जाता है, खासकर उन पेशेंट में जो अनइन्फॉर्म्ड हो, जिनकी कंप्लायंस भी ख़राब है। वैसे अगर इन्फॉर्म्ड पेशेंट है, कंप्लायंस भी सही है और रेगुलरली आपके पास विज़िट कर सकता है, तो टोल्वेप्टन 45 mg दिन में और 15 mg नाइट में, और इसको धीरे धीरे बढ़ा के 90 mg दिन में और 30 mg रात में, ऐसे करके हम इसका चलाते हैं। और ये दवाई खाते रहता है, और उसकी वजह से 6 to 9 ईयर्स का हम वो कर सकते हैं। लेकिन कई चीज़ें हैं, कंप्लायंस बहुत सही रहना चाहिए, वो रेगुलर विज़िट के लिए तैयार है कि नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ होता है इरिवर्सिबल हेपेटिक फेलियर। और इरिवर्सिबल हेपेटिक फेलियर की वजह से पता चला आपने दवाई खिलाई थी कि किडनी डिजीज़ ना हो, और वो हेपेटिक फेलियर से मर गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसको देना कितना रिस्की है। इसके अलावा इन्फॉर्म्ड नहीं है वो पेशेंट की टोल्वेप्टन क्या है, ADH एंटागोनिस्ट है, तो ADH हार्मोन को काम ही नहीं करने देगा, तो पॉलीयूरिया हो गया ऑब्वियसली, और उसकी वजह से कंप्लायंस बहुत ही ख़राब हो जाएगा, तो उसको देना ना देना बराबर की बात हो गई। अच्छा, किडनी में ज़रूरी नहीं कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की वजह से ही सिस्ट बनते हैं। सिस्ट वैसे ही एज के साथ किडनियों में बनते रहते हैं, और एक सबसे कॉमन जो है वो है सिंपल रीनल सिस्ट, जो एजेड लोगों की अल्ट्रासाउंड में वैसे ही दिख जाते हैं। इनका करना कुछ नहीं रहता है, अगर इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसे रप्चर कर जाए, स्टोन बन जाए, तभी कुछ करेंगे, वरना इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। एक होता है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। इस बीमारी में क्या होता है कि इसमें भी किडनी में सिस्ट के शेप में लीशंस बनते हैं। आप ये देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ ही है, बट फ़र्क क्या रहेगा कि ये सिर्फ किडनी में नहीं इस बीमारी का असर होता है, बल्कि मेन इसका जो सिंड्रोम होता है वो न्यूरोलॉजिकल होता है। यानी कि बच्चे का IQ लेवल कम होगा, उसको सीजर आएंगे, और स्किन में तरह तरह के लीसन होते हैं, जैसे कि एंजियोफाइब्रोमा दिखाई देंगे उसके चेहरे पे, एस्लीफ मैक्यूल्स उसके बॉडी पे दिखाई देंगे, और साथ ही साथ उसकी किडनियों में एंजियोमायोलाइपोमास ऐसे दिखेंगे दोनों किडनियों में। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस से। और 75% केसेस में रीनल एंजियोलाइपोमा बनते हैं, और ये USG और CT या MRI से डिटेक्टेबल भी हैं। कुछ केसेस में ये रीनल सेल कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो जाते हैं 1-2% में। इसलिए जिनमें ऐसे एंजियोमायोलाइपोमा बन रहे हैं उनमें एटलीस्ट हर 3 साल पे एक बार एब्डोमिनल MRI करा के देखने की ज़रूरत होती है, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए रीनल सेल कार्सिनोमा का, वो बढ़े मत, और जैसे ही दिखता है वैसे ही हम किडनी उड़ा देंगे। एंजियोमायोलाइपोमा के लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि रप्चर कर जाए या बहुत बड़ा साइज हो, तो फिर काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन है तो वो भी बताइएगा।